प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। हिसार लोकसभा का चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। जोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। सबसे बड़ी इस लोकसभा चुनाव की एक खास बात है कि इसमें जो चारों कैंडिडेट हैं वो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला के विद्यार्थी हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला हों, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश, और दो जो महिला शक्ति भी लड़ रही हैं वो भी देवीलाल जी के परिवार से ही संबंध रखती हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के हिसार लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह हैं। उनसे अब बात करेंगे और जानेंगे कि उनका चुनाव कैसा चल रहा है। उन पर एक रैपिड फायर का दौर भी रहेगा कि हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन उनको दागेंगे और वो हमारे सवालों के जवाब देंगे। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, किसी को कोई मना नहीं कर सकता। जो देवीलाल के परिवार के एक हाउस में बहुत सदस्य रहे हैं, ये इकट्ठे 5-5 रहे हैं और अब तक जो देवीलाल फैमिली के 90 चुनाव लड़े हैं, जो आज तक सबसे ज़्यादा है हरियाणा में। जी जी। मैं 1987 में एमएलए बन गया था, कैबिनेट मिनिस्टर था, छठी कैबिनेट में मिनिस्टर हूँ, एमपी हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरी जो कार्यप्रणाली है, मेरा जो दायित्व था, इसी को देख के बीजेपी ने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे कैबिनेट में रखा और मुझे लोकसभा का चुनाव टिकट दिया। जी जी। मेरा ये मानना है चाहे कोई भी खड़ा हो, फाइट जो है हरियाणा में ओवरऑल हर स्टेट में डिपेंड करता है वहाँ के मामले से। जी जी। अब कई जगह जाके उड़ीसा में कांग्रेस के साथ मुकाबला नहीं है जी। तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ मुकाबला नहीं है, पर यहाँ जो हरियाणा में है, यहाँ केवल फाइट बीजेपी और कांग्रेस में है, दूसरी पार्टी कहीं भी नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट का ये कि कांग्रेस का कैंडिडेट मैं नहीं कहना चाहूँगा, फाइट जो है मोदी और राहुल गांधी के अंदर है, उसमें राहुल गांधी कहीं भी नहीं आते। मैं उसका एक कारण बताता हूँ। देखिए, दुनिया के चारों तरफ जैसे चीन बढ़ता जा रहा है, कभी कभी ताइवान को डरा रहा है, कभी नॉर्थ कोरिया को डरा रहा है, साउथ कोरिया को डरा रहा है, कभी श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, समुद्र में वो अपने जहाज चला रहे हैं। इधर पाकिस्तान तकरीबन उनके नीचे कंट्रोल में आ गया। जी जी। अब ऐसे में अगर कोई देश पे कैसा ही कोई संकट आ जाए, आज मोदी साहब ने ये कर रखा है कि हमारे लेटेस्ट वेपन जो अमेरिका, इजराइल और रशिया पे है, हमारे जवान माइनस टेम्परेचर में चाइनीज़ बॉर्डर पे बैठे हैं। लोग एक ही सवाल पूछते हैं, क्या ऐसे देश के हालात में राहुल गांधी देश को बचाने में सक्षम है? क्या ऐसे में केवल मोदी देश को बचा सकते हैं? दुनिया में एक वार चलती जा रही है, यूक्रेन में, गाज़ा में। मेरा अपना मानना है कि इसी करके मोदी साहब सबसे बड़ी चॉइस बन गई। दुनिया की जो 5 इकोनॉमी है उसमें हिंदुस्तान एक हो गया, दुनिया के जो 4 सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है उसमें एक हो गया। ये लोग कहीं फाइट में नहीं आते। देखिए, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसका मैं एक ही समझता हूँ, चौधरी देवीलाल कभी सुप्रीमो थे पूरे देश के। जी बिल्कुल। उनके जीवन में वो अगर छत्रपाल के सामने आ रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण, उसमें जो सबसे ब्लैक स्पॉट था वो केवल ग्रीन ब्रिगेड था। तो ये ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया था, इसको कहीं भी सब इसके विरोधी हैं, सबसे इसने पंगा ले रखा है। चाहे कांग्रेस में वो शैलजा थी, चाहे वो सुरजेवाला था, चाहे वीरेंद्र सिंह था, चाहे संपत सिंह था, चाहे छत्रपाल था, कोई भी आदमी इसके हक में नहीं है। शहर में जैसे कुछ चौधरी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर कि हमारी एकता हो गई है, लेकिन जब शैलजा का नामांकन होता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं आते हैं, या जयप्रकाश अगर अपना ऑफिस खोल रखा है जयप्रकाश ने, तो वहाँ पर ना शैलजा का फोटो है, ना किरण चौधरी का फोटो है, ना चौधरी वीरेंद्र सिंह का फोटो है। क्या कहेंगे इस पर? क्या कांग्रेस की इतनी इनफाइटिंग है, कांग्रेस में सब लोग छोड़ गए, इन्हें याद नहीं। आचार्य कृपलानी कांग्रेस छोड़ के गए, के कामराज कांग्रेस छोड़ के गए, डीपी मिश्रा कांग्रेस छोड़ के गए, ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस छोड़ के गए, चाहे चरण सिंह छोड़ के गए, चाहे देवीलाल छोड़ के गए, चाहे बंसीलाल छोड़ के गए, चाहे भजनलाल छोड़ के गए, कोई कांग्रेस में रहा ही नहीं, कोई खुददार आदमी नहीं रह सकता। कंवर नटवर सिंह जो इस फैमिली के सबसे करीब है, उन्होंने एक किताब लिखी है कि वेन एवर एनी सीनियर कांग्रेस लीडर आइदर इज मेंबर पार्लियामेंट और मिनिस्टर विजिट 10 जनपद, दे ट्रीट हिम एज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। तो इस कांग्रेस में तो जलालत का मामला है। जो आदमी कतई जलील होकर नेहरू ना
सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल गांधी के पैर छुए, उनके बच्चों के पैर छुए, वाड्रा के पैर छुए, उसको कांग्रेस मानती है। चौधरी बीरेंद्र सिंह राजीव गांधी के बड़े क्लोज फ्रेंड रहे हैं, आपने भी देखा होगा, और उनके जो बेटे हैं वो भी क्लासमेट रहे हैं राहुल गांधी के, और वो इसी सोच में गए थे कांग्रेस में कि उनकी टिकट पक्की है क्योंकि मेरा बेटा सिटिंग एमपी है। उनको टिकट नहीं मिली, इस पर क्या प्रतिक्रिया? बीजेपी में रहते तो ज़्यादा उनको उनका राजनीतिक भविष्य सुखद रहता, या अब वहाँ चले गए तो रहे? देखिए, हुड्डा साहब जो हैं वो एक बहुत अनाड़ी आदमी हैं। वो राजनीति में एक बार उनका दाव लग गया, वो हमेशा फिसलते रहे। चो बजलाल ने कभी उन्हें हाथ नहीं लगाने दिया। आज देखिए, चो बजलाल के परिवार को बाहर करा उन्होंने सब जितने दोस्त थे सबसे गद्दारी करी है। अब राव इंद्रजीत से ले लें, उसके बाद करण दलाल से ले लें, आप वीरेंद्र सिंह जी से ले लें जो उनके पॉलिटिकली मेंटर थे, उसके बाद आप रणजीत सिंह से ले लें, आप उसके बाद इनसे अवतार सिंह बढ़ाना से ले लें, अब जो वीरेंद्र सिंह से लें, जो बंसीलाल से लें, इतने बड़े परिवार हैं। जो छोटू राम सबसे बड़े आदमी थे, जो देवीलाल के बराबर उन्हें गिना जाता है। जो बंसीलाल 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस के, उनके परिवार को टिकट नहीं। बताओ, राव दान सिंह उनकी जगह टेन कोई उठा के, कोई महाराज या सतपाल उसको उठा ले, ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया को लिटाई, ये कांग्रेस के चेहरे होंगे तो कांग्रेस का नाश होगा। दिव्यांशु बुद्धि राजा जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ उम्मीदवार लगाए, उनको पीओ घोषित किया हुआ है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, सारे हुड्डा साहब ऐसे लोग लेके आए हैं जो जिन्हें आते ही लोग जिनके चेहरे को नहीं जानते, नाश होगा कांग्रेस का। तो कई तो ऐसे कहते हैं कि जैसे ओवैसुद्दीन ओवैसी मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसी इनडायरेक्ट रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो अब लोगों के एलिगेशन है। बीजेपी कभी ऐसे आदमियों से समझौते नहीं करती, ऐसे छोटे आदमियों से, ऐसे जो मैं क्या कहूँ उनको, जो जिनका अपना कोई बेस नहीं है, ऐसे आदमियों से बीजेपी करेगी, खुला समझौता करेगी। हमने समझौते करे हैं, नीतीश कुमार के साथ करें, औरों से करें, पर ऐसा नहीं कि इनके साथ समझौता करें। विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी हो चाहे जननायक जनता पार्टी हो, लोग वो कह रहे हैं कि जी बीजेपी का जो फुल फॉर्म है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो कहते हैं बहुत बड़ी जुमलेबाज पार्टी बोलते हैं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, वो बीजेपी का खून कर रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी के खून के क्या करें? बीजेपी की फुल फॉर्म बता रहे हैं कि बहुत जुमलेबाज पार्टी। देखिए, कोई किसी आदमी को हल्का करे तो उसकी अपनी भाषा है ना, अपनी मानसिकता है कि आदमी कैसे सोचता है। जब दुनिया देखती है भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश लोग इसे मानते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो जो परसेंटेज ऑफ वोट से देखा जाता है ना, 1984 के बाद 16 साल वो, और 2014 मतलब 30 साल के बाद सिंगल पार्टी को अगर बहुमत मिला है तो मोदी को मिला है, और मोदी तीसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आगे का समय, मैं अभी तो आज की बात कर रहा हूँ, तीसरी बार बनेंगे। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी 2 बार बनता है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी 3 बार नहीं बना। इंदिरा जी को भी 77 में ब्रेक मिल गई थी। ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 3 बार बनेंगे। श्योर हैं आप? विपक्षी कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 75 पार का नारा था, 40 सीटें आई, इस प्रकार जो कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार, ये ऐसे ही दावा फिसड्डी साबित होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मोदी साहब की जो गारंटी और मोदी साहब का जो एक उनका विजन है, उसे कोई भी कम नहीं कर सकता। लोग, युवा, हर आदमी उनके साथ जुड़ा है। उन्होंने जो देश के लिए काम करे कोई कर ही नहीं सकता। आप डेली प्रतिदिन आपकी दिनचर्या के बारे में बताएंगे, कैसे आप चुनाव प्रचार शुरू करते हैं? सुबह कितने? मैं सुबह से निकलता हूँ, रोज 20 गाँव करता हूँ, रात को शहर की मीटिंग करता हूँ, कभी बरवाड़ा के नज़दीक बरवाड़े करता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, हम 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराएंगे। 78.5 साल के आप हो गए हैं, लेकिन इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? क्या ऐसी स्पिरिट है? परमात्मा का आशीर्वाद है, वो सब कुछ उन्हीं की वजह से है। उन्हीं की वजह से। और बाकी जो मतदाता मिलते हैं या आपको जानने पहचानने वाले समर्थक मिलते हैं, जब आप सभाओं में जाते हो तो उनसे भी कोई कहते हैं कि जो राजनीतिज्ञ होता है, अगर उसको ताड़ियाँ मिल जाए, समर्थक मिल जाए, तो अपने आप ही एक बूस्टर मिल जाता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ? देखिए, मोदी साहब के लिए बड़ा उत्साह है, लोगों में बड़ा जोश है। जाते ही हमें कोई स्कूल में बच्चे, जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं, वो 3.5 साल के होते हैं, तो बच्चों में स्कूल में जाने की आदत, उन्हें पता नहीं वोट क्या होता है। उन्हें बच्चों कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मोदी बनेगा। हर जगह मोदी मोदी मोदी। बार्बर की शॉप में चले जाओ, सब्जी मंडी में चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, लाइब्रेरी में चले जाओ, कॉलेज से बाहर निकलते बच्चों से पूछ लो, बस में बैठ के पूछ लो, ट्रेन में पूछ लो, मोदी मोदी। आप स्वयं प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल अब पूर्ण रूप से स्थापित हो गए थे। बिजली एवं जेल मंत्री के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। रानिया से आप एमएलए चुने गए, तो एकाएक कैसे, मतलब पार्टी ने कहा या आपका इंटरेस्ट था कि प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाया जाए? देखिए, हर आदमी का इंटरेस्ट होता है कि अपने स्टेप आगे बढ़े। हर पॉलिटिकल आदमी का सपना होता है, और इसी करके वो उसे उम्मीद से चलता है।
मुझे हाईकमांड की बहुत ब्लेसिंग थी। मुझे माननीय मनोहर लाल जी की उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा हर जगह, मुझे बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल करा। और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और नड्डा साहब का बहुत आशीर्वाद, मैं उनसे पर्सनली मिलता रहा हूँ। मेरा जो काम था, मेरा जो पावर डिपार्टमेंट को जो जेल में मैंने करा है, जैसे गडकरी साहब का, मेरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। जैसा कि एक बार अभी जो सिरसा में रैली हुई थी पीछे, उसमें अमित शाह आपके घर पर चाय पीने आए थे, हम पत्रकारों में चर्चा हुई थी, मैंने उसी दिन बोल दिया था अपने दोस्तों को, साथियों को, कि जो हिसार लोकसभा के उम्मीदवार होंगे वो रंजीत सिंह होंगे। तो क्या उस दौरान ऐसी बात हो गई थी कि भाई आपको इशारा मिल गया था, या क्या मतलब बाद में डिसाइड हुआ? आप राजनीति के चाणक्य पहले पहचान जाते हैं। वैसे मैं सौभाग्य समझता हूँ कि वो मेरे घर आए, मेरे घर चाय पी, मेरी इज्जत बनी, मेरा मान बढ़ा जी। तो जैसा कि एक बार कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई थोड़ा इधर उधर थे, या जैसे अभी कैप्टन अभिमन्यु अभी तक नहीं आए हैं, कब आ रहे हैं नारनौंद में? कैप्टन अभिमन्यु 9 तारीख को आएंगे। उनकी कोई आसाम में ड्यूटी थी, हो गया। हमारे तो 16 दिन पड़े। आदमी कैंपेन तो 2 दिन में कर देता है जी। और कुलदीप बिश्नोई और उनका बेटा वो ऑलरेडी चले गए। 6 तारीख को फिर आ रहे हैं, देश जान से काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, किसकी रैली करवा रहे हो? ये हाईकमांड तय करता है, ऊपर डिसाइड करता है कि कहाँ 3-3 सीटें कहाँ इकट्ठी होंगी, कौन जाना चाहेगा। उस दिन पीएम, सब जगह पीएम की मांग है। पीएम नहीं आते तो अमित शाह की मांग है, नड्डा साहब की मांग है, योगी आदित्यनाथ की मांग है। कौन मिलेगा ये हाईकमांड तय करेगा, या हमारे माननीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी तय करेंगे। तो जैसा कि विपक्षी बोल रहे हैं कि जी हमारे ऊपर, कांग्रेस बोलती है स्पेशल के गुटबाजी के आरोप लगाते हैं, ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, उनके भी सारे नेता पूर्ण रूप से प्रचार में नहीं जुटे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि ऐसा है वैसा है। क्या आपको लगता है कि जो सारी चीज़ें, जो भी मतलब जितना भी आपका संगठन है, जितने भी आपके जो बड़े कद्दावर नेता हैं हिसार लोकसभा के, सारे आपके समर्थन में आ चुके हैं? कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड टूटी है। देखिए कांग्रेस का यहाँ ना शैलजा उसकी मदद कर रही, ना उसका आपका ये आपका संपत सिंह मदद कर रहा। मतलब हिसार जिले का कोई कुलबीर सिंह एक XMLA थे, वो भी मदद नहीं कर रहे। एक बलवान सिंह दौलतपुरिया थे, वो भी मदद नहीं कर रहे। सबसे बड़ा यहाँ शैलजा का, वो उसका अपना जिला है, वो भी नहीं करी। कांग्रेस की बहुत सीनियर लीडर है भी, इसके साथ खड़ा होने में भी कांग्रेस अपने आप को बदनाम महसूस करते हैं। जैसा कि चर्चा चली थी कि चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दिया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि आपके अगेंस्ट अगर चंद्रमोहन बिश्नोई आते तो ज़्यादा कड़ी फाइट होती, या जयप्रकाश आपको ज़्यादा कड़ी फाइट दे रहे हैं? मैं समझता हूँ सबसे मजबूत होते अगर ब्रजेंद्र सिंह आते तो, क्योंकि वो जो वीरेंद्र सिंह का छोटू राम के नाते उनकी एक पकड़ थी। यहाँ से 3 लाख से जीते थे, आज भी वोट उनके साथ खड़ा था। इसके बाद अगर आता तो चंद्रमोहन मजबूत थे। ये तो लास्ट में टिकट जब कोई लेने को तैयार नहीं हुआ तब इसको टिकट दी गई। और ये तो खाली जो कैंडिडेट्स हैं उनमें घूम के तुम्हें अगली टिकट दूंगा, पैसा इकट्ठा करने में लगा है जी। 9 हल्कों में 20 कैंडिडेट को थापी देगा और उनसे पैसा लेके जाएगा। ये है क्योंकि इन्होंने राजनीति शुरू की थी वो आपके सानिध्य में, आपके पिताश्री के सानिध्य में और आपके बड़े भाई के सानिध्य में की। तो आप किस प्रकार से समझते हैं, मतलब जब ये शुरुआत की इन्होंने तब से और अब तक, क्या मतलब थोड़ा सा एक बताएंगे? वो चौ देवलाल का एक ऐसा युग था, उन्होंने मेधावी कीर्ति को बना दिया था, यहाँ से बन गए थे। वो कृपाराम पूनिया को राष्ट्रपति बनाना चाह रहे थे, वो नहीं रुके। वो जिसको चाहे बना सकते थे। उन्होंने VP सिंह चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना दिया, मुलायम सिंह लालू को मुख्यमंत्री बना दिया, मास्टर हुकम सिंह और बनारसी दास गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया। चौ देवलाल अपने आप में एक संस्था थे, किसी को भी बना सकते थे। तो जैसा कि आप मुझे एक बात बताइए कि जो चौधरी देवीलाल की एक राजनीतिक विरासत है, उसका असली उत्तराधिकारी कौन है? सभी चारों बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, जयप्रकाश भी बोल रहे हैं, सुनैना चौटाला भी बोल रही है, नैना चौटाला भी बोल रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुनो, जयप्रकाश को तो मैं मानता नहीं, वो चौ देवलाल के उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। फिर तो मतलब सारे हरियाणा में जो वोट पड़े चौ देवलाल के उत्तर, हम 3 परिवार के लड़ रहे हैं, जिसमें मैं हूँ, 2 हमारे बच्चे हैं। हमारे आपस में संबंध वही रहेंगे, हमारे पारिवारिक संबंध वही हैं। पर मैं आपसे एक बताता हूँ, इस चुनाव में दिख जाएगा कि लोग किसको वोट डालेंगे। जिसको डालेंगे वो उत्तराधिकारी है। हमारे फादर साहब भी ये कहते थे, चौ देवलाल हमेशा कह जी कौन रणजीत सिंह ओम प्रकाश में कौन उत्तराधिकारी, बोले जनता तय करेगी। अब जनता तय करेगी, हम तीनों में कौन है? जयप्रकाश इस लाइन में नहीं, उससे तो हमारे परिवार तो ग्रीन ब्रिगेड माफिया, उसको चौ देवलाल के खानदान से जोड़ना गलत बात है जी। तो जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से कि भाई जनता तय करेगी, तो आपको क्या लगता है कोई ऐसी बात चौधरी देवीलाल की जो आपको हमेशा याद आती है, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए राजनीतिक गुरु, एज ए पिताश्री?
कौन सी ऐसी एक विशेष उनमें दो बात, एक तो वो फाइटर थे, कभी जिंदगी में जो चैलेंज मिलता था उससे उन्हें लेने में मजा आता, उससे लड़ाई लड़ते थे, वो बड़े आदमी से हमेशा लड़ाई लड़ते थे। नंबर 2, एक उनका ये था कि वो एक बार अमेरिका गए, वहाँ कहीं शाम को कोई NRI का खाना था, एक रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के थे, वो कहने के साहब ये देश बहुत बढ़िया है, इसमें बड़ा डिसिप्लिन है, खाना बहुत बढ़िया है, लोग अपने काम से काम रखते हैं और बहुत कोऑपरेटिव है अमेरिका के लिए। तो वो कहने के कि एक बार मैं बच्चों के साथ, मेरे नाती यहाँ रहते हैं, मैं डिज्नीलैंड चला गया। वहाँ जब टिकट लेने लगे तो मेरे दोती और बेटी के, मैं 2 महीने के लिए गया था, उनके तो 500 रुपये, जब मेरा टिकट का नंबर आया तो 100 रुपये लिए। मैं कहने का ये फ़र्क क्यों है इतना, मैं तो बाहर का हूँ, ये तो अमेरिकन है। कहते यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, कि आप 65 से ऊपर करके, तो हमने तय कर रखा है जो 65 साल से ऊपर हो जाए उसको ज़िंदगी के सब मज़े लेने दो, वो रिस्की जोन में पता नहीं कितने दिन है। जो देवलाल जब वापस हवाई जहाज़ में चले तो रास्ते में BS ओझा प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अभी भी हैं वो, उन्हें कहने गए कि अगर हम डिज्नीलैंड तो नहीं बना सकते, अगर हम अमेरिका की तरह एक बूढ़े आदमी को सम्मान देने के लिए 100 रुपया पेंशन दे तो कितना पड़ेगा। उस वक्त 8 लाख रुपए पड़ता था, और उन्होंने पहली कैबिनेट में ओल्ड एज पेंशन बना दी, जो आज पूरे भारत का एक मॉडल बन गई। तो ये बात आप, ये उनके जीवन का सबसे बड़ी घटना। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि जी मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, हम 400 पार जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, UN को चार्टर कह रहा है, गूगल कह रहा है, हम दुनिया की बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में एक हो गए। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना बेकार की बातें कर रहे हैं। अब भी एक नया रिकॉर्ड आया कि 20 करोड़ लोग इंडिया में गरीबी रेखा से बाहर ऊपर निकल के आए हैं, 20 करोड़। जैसा कि पिछले सांसद में, अब वो आपकी पार्टी में नहीं है, उन पर आरोप भी लगे कि वो एक्टिव नहीं थे। आप भी जैसे रानिया से हैं, विधायक रहे हैं, सिरसा जिले से संबंध रखते हैं आप वैसे बेसिकली, तो क्या ऐसा जो पिछले सांसद के ट्रैक रिकॉर्ड में एक नेगेटिविटी आ गई थी, उसको आप कैसे दूर करेंगे? क्या हिसार में आपने स्थायी घर बना लिया है? हिसार के लोगों को अगर आपसे मिलना है तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? मैंने अभी एक मकान ले लिया, मेरे दोस्त का मकान ले लिया, मैं अपना मकान ले रहा हूँ, यहीं रहूँगा, हिसार में रहूँगा, यहीं मकान लूँगा। हिसार लोकसभा के लिए कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट या जो ऐसी कोई चीज़ जो अभी तक नहीं हो रही है, जो आप हिसार लोकसभा के लिए कर? जो एयरपोर्ट का है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और 72 एकड़ में है। उसके साथ कार्गो वो आएंगे, उसके साथ आपका वेयर हाउसेज आएंगे, उसके साथ इंसिडेंटल होटल जाएंगे। कहते हैं बहुत स्लो चल रहा है। नहीं, वो अभी 11, 12, 13 जुलाई में एयर शो होने जा रहा है, बहुत बड़ा, 2 प्लेन इकट्ठे लैंड करेंगे, बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये कब से शुरू हो जाएगी, कुछ आइडिया? मेरा अपना अंदाजा है कि अगले साल ये शुरू हो जाएगी, अगले साल शुरू हो जाएगी। चलिए, चुनाव के भविष्य के लिए आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े बेबाकी से हमारे प्रश्नों के थैंक यू मनदीप जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। ओके, थैंक यू।